अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मटेरियल के बारे में बात करेंगे जिसके हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपना सर घुमा के इर्द गिर्द देखिए कि क्या आपको ऐसा मटेरियल यानी मैग्नेट नज़र आता है। तो आप इधर उधर देखेंगे और कहेंगे यार मैग्नेट का इस्तेमाल तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी इस ज़मीन पर मुमकिन है और हमारी ज़िंदगी आसान से आसान तर होती चली जा रही है। ये जो हमारी ज़मीन है ये ख़ुद एक इतना बड़ा मैग्नेट है। और तो और जो जानवर हैं जैसे टर्टल्स और परिंदे वगैरह, ये अपने दिमाग में मकनातीसी सलाहियत रखते हैं जिनकी वजह से ये अपनी ज़िंदगी को आसान तरीके से गुजार सकते हैं और सफ़र कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेट होता क्या है। मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट है जिसके दो पोल्स होते हैं, सबको मालूम है, एक नॉर्थ और एक साउथ। सेम पोल्स रिपेल करते हैं और जो अलग अलग पोल्स होते हैं जैसे नॉर्थ और साउथ, ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। और ये मैग्नेट अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मखसूस एलिमेंट्स को खींचता है और मखसूस एलिमेंट्स को रिपेल करता है। वैसे मैग्नेट जो है वो हर मटेरियल के साथ इंटरैक्ट करता है, प्लास्टिक के साथ भी और लकड़ी के साथ भी। आप सोच रहे हो प्लास्टिक और लकड़ी के साथ कैसे? अगर आप एक बड़ा मैग्नेट लेंगे और लकड़ी को पानी के ऊपर रखेंगे तो आप देखेंगे कि हल्का सा आपको रिपल्जन देखने को मिलेगा, और ये जाहिर है बड़े मैग्नेट के साथ होगा, छोटे मोटे मैग्नेट से आपको दिखेगा नहीं। तो मैग्नेट हर मटेरियल के साथ इंटरैक्ट करता है। अगर हम तारीख़ में पीछे देखें कि इस मैग्नेट की हिस्ट्री क्या है, जितनी तारीख़ हमें मालूम है, तो हमारी तारीख़ के हिसाब से 600 कबले मसीह एक ग्रीक फ़िलोसोफ़र थैलीस ऑफ मिलेटस ने सबसे पहले इस लोड स्टोन पे नज़र डाली थी। उसने देखा था कि ये जो लोड स्टोन है ये लोहे के कुछ ज़र्रात को अपने साथ चिपका रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो लोड स्टोन और मैग्नीशियन स्टोन ये दो अलग अलग नाम हैं एक ही मटेरियल के। इनके ये दो नाम पड़े कैसे? अगर हम तारीख़ में देखें तो एंशिएंट ग्रीक में इस पत्थर को मैग्नीशियन स्टोन कहा जाता था, या स्टोन फ्रॉम मैग्नीशिया, क्योंकि ये इसलिए कहा जाता था कि ग्रीस और टर्की में एक रीजन है मैग्नीशिया करके। तो ऐसा कहा जाता है कि मुमकिना तौर पर ये पत्थर इसी दो रीजन में से आया होगा जिसका नाम मैग्नीशिया था। तो इसे स्टोन फ्रॉम मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियन स्टोन कहा जाता है। और लोड स्टोन के हवाले से अगर हम एंशिएंट चाइना में देखें तो वहाँ के लोग इस पत्थर को नेविगेशन के लिए, रास्ता मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते थे। अगर हम पुरानी अंग्रेज़ी में देखें तो पुरानी अंग्रेज़ी में लोड स्टोन का मतलब होता है लीडिंग स्टोन, यानी राह दिखाने वाला पत्थर, क्योंकि ज़ाहिर है नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते थे तो इसका नाम पड़ा लोड स्टोन। तो इस पत्थर का एक नाम जियोग्राफिकल ओरिजिन यानी कहाँ से आया था, मैग्नीशिया, उस पर मबनी है, और दूसरा प्रैक्टिकल यूटिलिटी में रूटेड है कि ये पत्थर किस लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो मैग्नीशियन स्टोन और लोड स्टोन ये दो नाम हैं। इसी तरीके से मैग्नेट तीन तरह के होते हैं। मैग्नेट की तीन इकसाम होती हैं। पहला तो होता है परमानेंट मैग्नेट, दूसरा टेम्पररी और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अगर हम परमानेंट मैग्नेट के हवाले से बात करें, जो कुदरती तौर पे मकनातीसी सलाहियतें रखते हैं या जिनका मैग्नेटिज़म कभी ख़त्म नहीं हो सकता, उन्हें परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। इल्ला ये कि आप उसे जानबूझकर डीमैग्नेटाइज करें, वो एक अलग बात है। लेकिन इस पत्थर में ये ताकत आती कहाँ से, ये सवाल है ना बड़ा। तो ये ताकत यूँ आती है कि मैग्नेट ये ख़ास तरह का मिनरल होता है जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आप घर के बाहर खुदाई करते हैं और आपको मैग्नेटाइट के पत्थर मिल जाते हैं, तो क्या ख्याल है ये चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा? ज़रूरी नहीं है कि ये मैग्नेटाइज हो, इसके अंदर मकनातीसी सलाहियतें पाई जाती हों। ये मैग्नेटाइट के जो पत्थर होते हैं ये बिजली की वजह से या ज़मीन के प्रेशर की वजह से मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इनकी जो डोमेन्स होती हैं वो अलाइन हो जाती हैं, तो इनके अंदर मकनातीसी सलाहियतें पैदा हो जाती हैं। और ठीक बिल्कुल इसी तरीके से जितने भी फेरोमैग्नेटिक मेटल्स होते हैं जैसे आयरन, स्टील, इन सब को भी परमानेंट मैग्नेटाइज किया जा सकता है।
कैसे किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हम लोहे की मिसाल लें तो जब हम लोहे को मखसूस टेम्परेचर पे हीट करते हैं और ये लोहा मैग्नेटिक फील्ड में पाया जाता है तो इसकी जो डोमेन्स होती हैं वो सीध में एक अलाइन हो जाती हैं, रैंडम नहीं रहती बल्कि अलाइन हो जाती हैं। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही इसे फ्रीज़ कर दें तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड्स जो अब डोमेन्स जो अब अलाइन हुई हुई हैं वो उसी तरीके से रह जाती हैं और ये एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। अगर हम टेक्निकली बात करें तो जाहिर है आयरन जो है हमें पता है जैसे एटम से बना है और एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली स्पिन कर रहे होते हैं। जब वो रैंडमली स्पिन करते हैं तो उनका मैग्नेटिज़्म कैंसिल हो जाता है और जब अलाइन एक ही सीध में वो स्पिन करते हैं तो मैग्नेटिज़्म क्रिएट होता है। और अगर हम इसको एक तरीके से जमा दें कि ये इसी तरीके से इसी अलाइनमेंट में रहें तो इसे कहते हैं परमानेंट मैग्नेट बन जाना एक मेटल का। अब हमारे पास है टेम्परेरी मैग्नेट। ये वो मैग्नेट है जो एक्सटर्नल मैग्नेट की मौजूदगी में अपनी मैग्नेटिक डोमेन्स को अलाइन कर लेता है और मैग्नेट की तरह काम करता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे ये दो मैग्नेट हैं, छोटे मैग्नेट है। ये मेरे ख़्याल में इसको परमानेंटली मैग्नेटाइज किया गया है। ये आयरन है मेरे ख़्याल में, जिसका मालूम नहीं। बहरहाल तो अगर मैं इसको इस स्क्रू ड्राइवर पे ऐसे सामने रब करूं, इसको रगड़ूं, तो इसकी जो ये जो मेरा स्क्रू ड्राइवर है ये मैग्नेट बन जाएगा, लेकिन परमानेंट नहीं, टेम्परेरी तौर पे। 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद इसका मैग्नेटिज़्म ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ऐसे रब करा, इसको रब करने के बाद अगर मैं यहाँ पे छोटा स्क्रू लेता हूँ, जैसे मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, और मैं यहाँ पे इसको चिपकाने की कोशिश करूँ तो देखिए चिपक गया। तो देखें ये, अरे चिपक जा, ये देखें ये इस तरीके से मैग्नेटाइज हो गया है। लेकिन ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है, ये टेम्परेरी है। 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद इसकी जो अलाइनमेंट है वो फिर से रैंडम हो जाएगी और जब अलाइनमेंट डोमेन इसकी जो रैंडम हो जाएगी ये आपस में एक दूसरे के मैग्नेटिज़्म को कैंसिल आउट कर देंगे, ये फिर से ऐसी मामूली सा स्क्रू ड्राइवर बन जाएगा। तो ये होता है परमानेंट मैग्नेट। और तीसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपने यकीनन स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर हम किसी आयरन को या किसी भी चीज़ को जो फेरोमैग्नेट है इसके ऊपर अगर हम कॉपर की वायर को लपेट दें और इस वायर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करें तो ये जो मेरा मेटल का पीस है ये मैग्नेट बन जाएगा और ये तब तक मैग्नेट रहेगा जब तक इसके अंदर से करंट पास होता रहेगा। इसको हम मोटर की मिसाल से सबसे आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक मोटर है जो मैंने एक छोटे पंखे से निकाली है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हाथ में कॉइल है जिसको कॉपर के वायर से लपेटा गया है और हमें मालूम है कि कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब इसके दरमियान से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जाता है तो ये मैग्नेट बन जाता है और जब ये मैग्नेट बन जाता है तो इसके अंदर भी मैग्नेट लगा हुआ है और जब ज़ाहिर है मैग्नेट बना है तो इसका नॉर्थ और साउथ पोल तो होगा। जब यहाँ पे नॉर्थ और नॉर्थ पोल टकराते हैं तो ये घूम जाता है और इसी तरीके से ये चलता रहता है, घूमता रहता है और हम यूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने एटॉमिक एनर्जी वाली, तो उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से हम स्टीम के ज़रिए टरबाइन को घुमाते हैं और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पैदा करते हैं। तो यहाँ पे उसका उलट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी पैदा हो रही है और हमारा पंखा इस तरीके से चालू हो जाता है। जब तक लाइट रहती है पंखा चलता है और जब लाइट चले जाती है तो हम गर्मी में सड़ते हैं। ये तो हो गई मैग्नेट पर गुफ्तगू, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम जानवरों की तरफ कि किस तरीके से जानवर अपनी ज़िंदगी में मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ज़मीन है वो कैसे एक मैग्नेट है, वो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। अगर हम अपनी ज़मीन पर रोशनी डालें यानी कि गौर करें तो हमें पता लगेगा कि ज़मीन की मुख्तलिफ़ लेयर्स होती हैं, लेकिन हम आज सिर्फ 2 लेयर्स के बारे में बात करेंगे जो इनर और आउटर लेयर होती हैं। इनर लेयर ज़ाहिर है ठोस होता है और बहुत हीट होती है वहाँ पे, और आउटर लेयर जो होता है ये लिक्विड होता है मेटल का जो कि अमूमन आयरन और निकल से बना रहता है और इसके अंदर काफ़ी दूसरे लाइटर एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, लेकिन जो मेनली आयरन और निकल से बना हुआ होता है ये जो लिक्विड होता है।
अब होता क्या है, इनर लेयर जो कि सॉलिड है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, वहाँ से हीट निकल के आउटर लेयर की तरफ जाती है। और जाहिर है जब हीट आउटर लेयर में गई है तो जब वो ठंडी होगी तो वापस नीचे आएगी। तो एक तरीके से ऊपर नीचे एक सर्कुलर साइकिल शुरू हो जाएगा। और इस सर्कुलर साइकिल को या सर्कुलेशन को हम कहते हैं कन्वेक्शन। यानी जब गर्म मादा ऊपर उठता है और ठंडा होकर नीचे आता है। ये जो प्रोसेस है इसके अंदर जाहिर है और भी फैक्टर्स शामिल होते हैं, जैसे केमिकल डिफरेंशिएशन और कोरियोलिस इफ़ेक्ट यानी रोटेशन ऑफ अर्थ भी शामिल है, जो कन्वेक्शन में मदद करती है। अब ये जो लिक्विड है मोल्टन आयरन, ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है, यानी बिजली इसके अंदर से बआसानी गुजर सकती है, जैसे आयरन और निकल वगैरह जिसकी हमने ऊपर बात की। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि अगर हम फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को देखें और इसको अगर मैं सादा अल्फाज में बताऊँ तो ये कहता है अगर कोई कंडक्टर वो बस वाला नहीं, बाजी 10 रुपये हो गया, कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। अगर कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मूव करे या मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर के आसपास चेंज हो, तो उस कंडक्टर आप ले लें, कॉपर का वायर ले लें, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। यही चीज़ ज़मीन के कोर में होती है कि ज़मीन के कोर के अंदर एक प्री एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। अब ये कहाँ से आती है, इसके ऊपर रिसर्च अभी जारी है, लेकिन जितना हमें मालूम है कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन की वजह से या अर्ली स्टेज ऑफ अर्थ की वजह से हो सकता है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ट्रैप हो गई हो। इसके ऊपर अभी रिसर्च जारी है। तो प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, और इसके अंदर जब ये लिक्विड मूव करता है तो ये इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है, और इस तरीके से ये सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन जाता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और इलेक्ट्रिक करंट से और मज़ीद मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और ये साइकिल चलता रहता है। ज़ाहिर है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वीक होती है, हम आम तौर पे मैग्नेट की तरह इसको परसीव नहीं कर सकते। बहरहाल इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे जब हम अभी जानवरों के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा साइड नोट देता चलूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा है तो इसको मैं काबिल ज़िक्र समझता हूँ। यह है जनरेटर के हवाले से कि एक जनरेटर जो होता है वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जब जनरेटर का कॉइल घूमता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और जाहिर है कॉइल को घुमाने के लिए हमें पहले किक स्टार्ट देना पड़ता है, या बैटरी लगी हुई तो आप बैटरी से स्टार्ट कर दें। तो जब हम किक स्टार्ट करते हैं, जो अंदर जनरेटर के फ्यूल होता है वो उसके अंदर एक्सप्लोजन चालू होता है, और उस एक्सप्लोजन की मदद से जो पिस्टन्स होते हैं वो मूव करने लगते हैं। जैसे गाड़ी में पिस्टन्स होता है, वो पिस्टन्स गाड़ी में मूव करते हैं, उससे हमारी टायर वगैरह घूमता है। लेकिन जनरेटर में क्या होता है, टायर तो नहीं होता, ज़ाहिर है हमें कोई सफ़र तो नहीं करना, हमें इस कॉइल को घुमाना है, तो टायर की जगह में कॉइल घूमता है, और इस कॉइल के घूमने के नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, और हमारे घर में दोबारा से टीवी ऑन करके मिस्टर बीन लगा लेते हैं हम लोग। दोस्तों अब बात करते हैं सी टर्टल की। इसका नाम है स्टेला, जो इस वक्त ग्रेट बैरियर रीफ पर मौजूद है। ये अभी अभी अपने अंडे से निकली है और अपनी जान बचाकर समंदर की तरफ भाग रही है। इन कछुओं की ज़िंदगी बहुत ही नाजुक होती है। कभी कभार तो 100 में से 1 कछुआ बचता है, और कभी कभार एक भी नहीं बचता, ये शिकारियों के हत्थे चढ़ जाते हैं। ये स्टेला कामयाबी से समंदर में चले जाती है और ये अपनी सारी बाकी ज़िंदगी इसी समंदर में जेलीफिश को या घास वगैरह खाते हुए गुजारेगी। और जब इसको रिप्रोडक्शन के लिए अपने अंडे देने होंगे तो ये दुनिया में जहाँ कहीं भी होगी वहाँ से अपना रास्ता खुद ब खुद अपने दिमाग से नेविगेट करके ठीक उसी जगह पहुँच जाएगी जहाँ से ये खुद पहली मर्तबा अंडे से निकली थी। यह है दुनिया के अजूबों में से एक बड़ा अजूबा, अगर मुझे ये कहने की इजाज़त हो तो। दोस्तों इस कारनामे के पीछे वही मैग्नेटिक फील्ड जिसका हमने ऊपर जिक्र करा एक बड़ा किरदार अदा करती है। अगर हम ज़मीन को देखें तो ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एक जैसी नहीं होती। ये कहीं पे ज़्यादा इंक्लाइंड होती है तो कहीं पे मुख्तलिफ होती है, और इसकी अलग अलग इंक्लाइनेशन की वजह से ज़मीन के अलग अलग हिस्से में एक मैग्नेटिक सिग्नेचर बन जाता है। यानी ज़मीन का एंगल और ज़मीन की इंक्लाइनेशन ये जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो एक एरिया को मखसूस मैग्नेटिक सिग्नेचर दे देती हैं। और ये सी टर्टल्स जब पैदा होते हैं
तो यही मैग्नेटिक सिग्नेचर अपने दिमाग में प्रिंट कर लेते हैं, छाप लेते हैं। लेकिन कछुआ ये सारा काम अंजाम देता कैसे, इसके ऊपर भी रिसर्च अभी जारी है, लेकिन हमारे पास कुछ हाइपोथेसिस मौजूद हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इम्कान यह है कि ये सिर्फ एक तरीक़ेकार नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ निज़ामों का एक मुमकिना इम्तिज़ाज है जो मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ जानवरों में बायोलॉजिकली मैग्नेटाइट के क्रिस्टल्स उनके दिमाग में मौजूद रहते हैं। ये वही मैग्नेटाइट है जिसकी हम ऊपर बात कर चुके हैं। इसी की बदौलत जानवर अपने आप को नेविगेट करते हैं, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक कंपास की तरह काम करता है कि नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। जब जानवर अपनी हरकत या अपनी सिमत बदलता है तो ये मैग्नेटाइट के क्रिस्टल्स अपने आप को सीध में लाने की कोशिश करते हैं, और यही चीज़ है जो कछुआ रीड कर सकता है और अपने आप को ठीक उसी जगह पहुंचा सकता है जहां पे वो पहले था। लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल का पता होना काफ़ी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि भाई नॉर्थ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है, तो नॉर्थ तो यार इतना बड़ा है, साउथ इतना बड़ा है, बंदा कैसे अपनी मखसूस जगह तक पहुँच सकता है। तो इसके लिए जिसका हमने ऊपर जिक्र किया कि मैग्नेटिक सिग्नेचर जो कछुए के दिमाग में छपा रहता है, इसको आप मैग्नेटिक मैप भी कह सकते हैं। तो इसकी मदद से कछुआ अपने ठीक उसी रास्ते पे चलता है जिस रास्ते से होकर वो आया था या जहाँ पे वो पहली मर्तबा पैदा हुआ था। कछुए को डायरेक्शन पता लगाने में ज़ाहिर है और भी फैक्टर्स शामिल होते हैं, जैसे समंदर की स्मेल, साउंड की फ्रीक्वेंसीज़ और केमिकल क्यूज़ वगैरह। तो इन सब के मजमूए से कछुआ अपना रास्ता नाप लेता है। और दूसरा हाइपोथेसिस जिसे हम कहते हैं क्रिप्टोक्रोम बेस्ड मैग्नीटो रिसेप्शन। दोस्तों, क्रिप्टोक्रोम जो होता है वो एक प्रोटीन कहलाता है। ये प्रोटीन बहुत से जानवरों की आँखों में पाया जाता है, जिनमें परिंदे और मुमकिन तौर पर कछुए भी शामिल हैं। और जैसा कि हमें पता है कि वाइट लाइट जो होती है वो मुख्तलिफ़ कलर का मजमुआ होती है, तो वाइट लाइट के अंदर ब्लू लाइट भी शामिल होती है। अब होता यह है कि जब ब्लू लाइट आँखों में पड़ती है तो इसके अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। आम हालत में ये जो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पेयर की सूरत में होते हैं, जैसे एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दूसरे के पास भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये रेडिकल पेयर की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। यानी कि अगर एक एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दूसरे के पास भी कितने होंगे, 2। ये हो गई नॉर्मल जो हालत है, पेयर्ड अप। लेकिन जैसे ही लाइट इंटर होती है तो जो एक डोनर होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे देता है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, अनपेयर्ड हो गए। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई मखसूस प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें हम स्पिन कहते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब मैग्नेटिक डोमेन्स रैंडमली स्पिन कर रही होती हैं तो उनकी मैग्नेटिज़म जो होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। जब एक सीध में स्पिन कर रही होती हैं तो उनका मैग्नेटिज़म बरकरार रहता है। तो इसी तरीके से स्पिन इज़ लाइक अ टाइनी मैग्नेटिक डायरेक्शन। तो ये रैंडम भी हो सकती है और अलाइन भी हो सकती है। तो यहाँ पे अब अहम बात आ रही है कि इसका जो स्पिन होता है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से मुतासिर होता है। अब इस स्पिन्स की दोस्तों मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं, जैसे सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट। ये जो स्टेट्स हैं ये मुख्तलिफ केमिकल सिग्नल खारिज करती हैं, और ये सिग्नल जो रेटिना से ब्रेन की तरफ जाता है और ब्रेन इस सिग्नल को रिसीव करता है और माइंड में मैग्नेटिक विजन पैदा करता है, जिससे एक मैग्नेटिक मैप क्रिएट होता है जिसकी मदद से जानवर अपना रास्ता तलाश करता है। और दिस एबिलिटी इज़ कॉल्ड मैग्नीटो रिसेप्शन। तो ये है अजीम कुदरत का कारनामा जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया। तो आइए अब देखते हैं कि ये जो यूरोपियन रॉबिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक चिड़िया की रिसर्च मैंने गलत कर ली। असल में ये चिड़िया नहीं थी जिसकी रिसर्च मुझे करनी थी, लेकिन मैं फिर भी इसकी जो खुसूसियात हैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। ये जो दी यूरोपियन रॉबिन है इसे उर्दू में कहते हैं सुर्खी सीना चिड़िया। ये जो यूरोपियन रॉबिन है ये अमूमन नॉर्थ यूरोप की तरफ पाए जाते हैं, जैसे रशिया और स्कैंडिनेविया वगैरह। और जब वहाँ पे सर्दी का मौसम आता है तो वहाँ से बचने के लिए साउथ यूरोप की तरफ स्पेन, इटली वगैरह आ जाते हैं खाने की तलाश में। ये चिड़िया जो होती है इनकी जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो 13 महीने तक होता है। जैसे अगर कोई चिड़िया पैदा हुई है वो 13 महीने के अंदर अंदर खाने की कमी की वजह से या दूसरे जानवरों का शिकार होने की वजह से मर जाती है। लेकिन जो 1 साल क्रॉस कर जाती है तो फिर उसके चांसेस हाई होते हैं कि वो 19 साल या 20 साल
तक ज़िंदा रह सके। और तस्वीर में आपको दिख ही रहा होगा ये लाल कलर की खूबसूरत चिड़ियाँ। लेकिन हम यहाँ पे एक बहुत ही हैरान कुन परिंदे की बात करेंगे जिसका नाम है गॉटवेट। ये वही परिंदा है जिसने दुनिया में रिकॉर्ड कायम किया है, जो नॉन स्टॉप बिना रुके 13,000 किलोमीटर का सफ़र करता है, बिना रुके बिना खाए पिए सिर्फ नॉन स्टॉप 13,000 किलोमीटर का सफ़र करता रहता है। इसका नाम है गॉटवेट और इसका रूट है अलास्का से न्यूजीलैंड की तरफ और न्यूजीलैंड से फिर वापस अलास्का की तरफ। ये तकरीबन 13,000 किलोमीटर बनता है। तो स्पेसिफिक ओशन से होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हुए ये अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां होता है। तो ये परिंदा मई से अगस्त के दौरानिए में अलास्का में अपनी ज़िंदगी गुजारता है, क्योंकि यहाँ पे इस समय मौसम गर्म होता है और यहाँ पे जब उनको बिलखुसूस बच्चों की पैदाइश करनी होती है तो ये अलास्का की तरफ अपना रुख करते हैं। और सितंबर टू अप्रैल ये फिर न्यूजीलैंड आते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब मौसम अलास्का के मुकाबले में गर्म होता है, तो ये अब यहाँ का रुख करते हैं। ये परिंदे माइग्रेशन से पहले खूब तैयारी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, परिंदे पर वर फैलाते हैं और खूब खाना जमा करते हैं, अपने जिस्म में फ़ैट जमा करते हैं, ताकि ज़ाहिर है 13,000 किलोमीटर का फासला तय करना है बिना खाए, तो उनके जिस्म में फ़ैट तो होना चाहिए। ये इसी तरीके से है कि जो भालू वगैरह होते हैं जब वो हाइबरनेशन में जाते हैं तो वो 6 महीने तक गुफ़ा के अंदर रहते हैं और वो कुछ खाते पीते नहीं हैं। अगर उनको बच्चे पैदा करने होते हैं तो वहीं पहाड़ के अंदर करते हैं। खाना पीना उनका क्या होता है, उनके जिस्म के अंदर जो फ़ैट होता है वही 6 महीने तक उनको ज़िंदा रखता है। इसी तरीके से ये परिंदे भी अपने जिस्म में फ़ैट जमा करते हैं और जाने से पहले ये परिंदे हवा में चक्कर लगाते हैं, अपने सारे साथियों को आवाज़ देते हैं कि भाई जिसको हमारे ग्रुप में आना है, हमारे साथ चलना है, वो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर ले, कि अब कुर्सी की पेटी बांध लो, यहाँ का मौसम ख़राब होने वाला है, जिसको आना है वो हमारे साथ आ सकता है। और परिंदों की ख़ास बात एक और होती है कि जब ये लोग उड़ रहे होते हैं तो ये आपने देखा होगा वी शेप में उड़ते हैं। अगर आपने ये बत्तख वगैरह को भी उड़ते हुए देखा होगा तो ये हमेशा वी शेप में उड़ते हैं। ये इसलिए उड़ते हैं कि एक बंदा आगे रहता है ताकि एयर रेजिस्टेंस जो है बाकियों को इतना ज़्यादा ना लगे, एयर प्रेशर कम हो जाए। और ये वक्तन फ़वक्तन आगे पीछे होते रहते हैं, एक के बाद एक आता रहता है, अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करता रहता है और इसी तरीके से ये अपना सफ़र करते हैं। कि इतनी अकल इनके अंदर इनके क्रिएटर ने इनके दिमाग में डाली है, सुभान अल्लाह। लेकिन इन परिंदों की जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात है जो मुझे लगती है कि जब ये जो परिंदे अलास्का जाते हैं अपने बच्चों को जन्म देने के लिए, तो वहाँ पे ये जो बच्चे हैं 4 महीने के अंदर अंदर उड़ना सीख जाते हैं कि वो अकेले अलास्का से न्यूजीलैंड आ सकते हैं। इनके अंदर कुदरती इंस्टॉल्ड एक GPS होता है, इनकी इंस्टिंक्ट में ये रखा हुआ है कि ये अकेले अलास्का से 13,000 किलोमीटर का सफ़र करके ठीक उसी जगह पहुंच जाते हैं। और अकेले क्यों आते हैं, क्योंकि जो अडल्ट होते हैं ये पहले ही इनकी उड़ान भरने से पहले वो न्यूजीलैंड की तरफ रवां दवां हो जाते हैं और ज़ाहिर है इन बच्चों को फिर अकेले आना होता है, अकेले सफ़र करना होता है। तो यही है वो मैग्नेट का कारनामा जो हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ रोज़ देखते हैं। और एक बात यहाँ पे मैं बताना भूल गया कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमारे ज़मीन के ऊपर पानी को बरकरार रखने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी स्टोरी ऑफ वाटर, तो उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमारे पानी को ज़मीन पर रखती है और मार्स में जो पानी कभी हुआ करता था वो कहाँ चला गया। जिसको शौक़ है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।